Hello everyone, myself Sonam Shakya. I am your social science teacher in class 9th. Now we start the chapter of history and the chapter name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. अब बेटा इस चैप्टर में है क्या, इसके जो मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटी। अब इसमें इस लाइन में क्या बताया गया बेटा, जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, ये आप बेटा इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जब हमारा 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो इस रिवॉल्यूशन के बाद, इस क्रांति के बाद सोसाइटी में कई सारे चेंजेस आए और वो चेंजेस क्या थे, वो चेंजेस बहुत पॉजिटिव थे। वहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई, समानता की बात की गई, बंधुत्व की बात की गई, मतलब ऐसे चेंजेस जिसने समाज में एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया। कई जगह कई कंट्रीज़ में बेटा डेमोक्रेसी आ गई, मतलब प्रजातंत्र आ गया कि अब जो भी इस देश में या इस राज्य में जो भी न्याय करेगा या मतलब जो भी राजा वाला सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। अब जिसको जनता चुनेगी वही जनता, मतलब वही आदमी या वही व्यक्ति इसको चलाएगा, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस हुए बेटा, देयर वर ग्रुप्स आइडियाज़ डेट लुक्ड टू चेंज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स एंड विजन्स। अब क्या हुआ, अब जो भी विजन्स, मतलब अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ बेटा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसको और कंट्रीज़ ने कैसे अपनाया, क्या क्या विचार अपनाए गए, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब अब आपको पता चलेगा कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अदर कंट्रीज़ पर अपना इफेक्ट डाला। जैसे कि बेटा अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बेटा जो हमारे राजा राम मोहन राय थे और डेरोजियो थे, उन्होंने ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसको एक बहुत बड़ा चेंज बताया। किसके लिए? सोसाइटी के लिए, क्योंकि इसके चेंजेस से पूरे वर्ल्ड पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। फिर हम आगे बात करें, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स वर 3 मेन ग्रुप्स। अब ये क्या है बेटा, ये एक समूह है, मतलब ये 3 समूह हैं और ऐसे समूह जिसने अलग अलग विचारधाराओं को अपनाया है, अलग अलग आइडियाज़ को अपनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल्स की। लिबरल्स मेन आइडियाज़, सबसे फर्स्ट नंबर पे है टॉलरेंस ऑफ ऑल रीजन्स। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा ये लिबरल्स हैं क्या। लिबरल्स मीन्स होता है उदारवादी, मतलब ऐसे लोगों का समूह जो इन सारे पॉइंट, ये जो आपके टोटल आपके 6 पॉइंट इन पूरे टॉपिक्स को, मतलब इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करता हो, मतलब ऐसे लोग जो इन सारी चीज़ों को मानते हों। सबसे पहले है टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, मतलब एक ऐसा ग्रुप या ऐसा समूह या ऐसे लोग जो, या ऐसा समाज जो कि सारे जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को एक ही निगाह से देखे या सभी को समान अधिकार दे, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दे। सेकंड है आपका अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ द किंग, और अपोज्ड मतलब विरोध करे किस चीज़ का, एक ऐसे राजा का जो अपनी अनियंत्रित शक्तियों को जनता पर लागू करता हो, मीन्स ज़बरदस्ती थोपता हो। एक तरह से अगर देखा जाए तो एक वर्ड में बताऊं तो ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है बेटा, जैसे राजा की तानाशाही, मतलब ऐसी तानाशाही जिसको वो जनता पर ज़बरदस्ती थोपता हो। फिर थर्ड है आपका सपोर्टिव द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्तिगत अधिकारों को ये सपोर्ट करते थे। मतलब अगर कोई व्यक्ति का जो व्यक्तिगत अधिकार, मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस करना चाहता है, अपनी मर्जी से कहीं भी जाना चाहता है, अपनी मर्जी से कुछ भी काम करना चाहता है, तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम बेटा, इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्तिगत अधिकार। तो ये जो लोग हैं लिबरल्स, ये व्यक्तिगत अधिकारों को सपोर्ट करते थे। फिर फोर्थ है आपका सपोर्टेड आ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब ये लोग किसको सपोर्ट करते थे बेटा, फोर्थ टॉपिक में, कि एक ऐसी पार्लियामेंट हो जिसमें क्या हो, जिसको जनता इलेक्ट करे और जिसको जनता चुने वही सरकार बने, ठीक है। फिर है आपका फिफ्थ टॉपिक है डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट ऑफ एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग वुमेन।
इसमें क्या बताया गया है कि मतलब फ्रांस में क्या था बेटा कि महिलाओं को कम अधिकार दिए जाते थे जबकि पुरुषों को ज़्यादा दिए जाते थे। जबकि ये लोग क्या चाहते थे कि चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सभी को समान अधिकार दिए जाएं। फिर 6 है आपका सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये लोग किसको सपोर्ट करते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा? मतलब ऐसे लोगों का समूह जिसे हम पूंजीवादी कहते हैं। पूंजीवादी क्या होता है? कैपिटलिज्म। मतलब पूंजीवाद ऐसे लोग जिनके पास पैसा हो और वो अपना प्रभुत्व पूरे सोसाइटी पर बनाना चाहते हो, तो ये उसको सपोर्ट करते थे। अब सेकंड टॉपिक की हम बात करें, रेडिकल्स मेन आइडियाज़। रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा? रेडिकल्स क्या, ये ऐसे लोगों का समूह था जो ये चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में जो भी चेंजेस हों वो बहुत जल्दी ना हो, मतलब धीरे धीरे हों। ठीक है, और सबसे पहले हम देखें गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी। अब ये कैसी गवर्नमेंट चाहते थे? ये चाहते थे कि जनता की बहुमत के आधार पर, मतलब जो वहाँ की जनता बहुमत, मतलब जो जनता जिसको ज़्यादा सपोर्ट करे उसी की सरकार बने। बल्कि ये लोग डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, फिर सेकंड है आपका अपोज्ड द प्रिविलेज गिवन टू ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। अपोज्ड मतलब ये किसका विरोध करते थे? प्रिविलेज मीन्स होता है बेटा विशेषाधिकार। तो ये उन लोगों का विरोध करते थे जिनके पास मतलब लैंड ओनर, जो मतलब बहुत बड़ी पूंजी, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि हो या जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, और जो मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हों। तो ये उनका अपोज्ड करते थे। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग गवर्नमेंट में या सत्ता में आएँ। फिर सी है बेटा आपका मैनी ऑफ देम ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रागेटी मूवमेंट्स। अब उनमें से कई जो थे, इनमें से कई जो बेटा वो किसको सपोर्ट करते थे? वुमेन्स सफ्रागेटी। सफ्रागेटी क्या होता है बेटा? ये होता है नारी मताधिकार। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? नारी मताधिकार। मतलब ये चाहते थे कि महिलाओं के जो आंदोलन है वो नारी मताधिकार, मतलब होता है कि उस कोई भी आंदोलन हो तो उसको कौन संभाले? नारी संभाले, महिला संभाले। ठीक है, फिर अब है डी आपका सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। अब ये किसको, ये बेटा इनमें क्या डिफरेंस है लिबरल और रेडिकल में? ये देखो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये किसको डिसलाइक करते थे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ अ फ्यू। मतलब उनके हाथों में, जो मतलब प्रॉपर्टी को चला रहे हैं उनके हाथों में ही पूरा क्या है, उन्होंने पूरी सत्ता। मतलब अगर बेटा जैसे देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे कोई प्रॉपर्टी हम चला रहे हैं, किसी फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उस फैक्ट्री में जो भी लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सिर्फ वहाँ के ओनर को मिल रहा है, वहाँ के मालिक को मिल रहा है। बल्कि जो लेबर, जो मजदूर वर्ग, जो कृषक वर्ग उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो उस मजदूर को उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अब हम कंजर्वेटिव की बात करें। कंजर्वेटिव में क्या था? कंजर्वेटिव होते हैं बेटा उदारवादी, मतलब रूढ़िवादी लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अपोज्ड लिबरल्स एंड रेडिकल। सबसे पहले बेटा ये लोग क्या थे? ये लिबरल्स और रेडिकल्स, ये दोनों का क्या करते थे? विरोध करते थे। सेकंड है एसर्टेड दैट पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और ये लोग क्या चाहते थे कि जो अतीत में चीज़ें चलती आई हैं उसको सारे लोग रिस्पेक्ट करें, मतलब अतीत में होने वाली चीज़ों को ख़त्म ना किया जाए। थर्ड है आपका चेंज शुड बी स्लो। तो थर्ड क्या है पॉइंट हमारा? चेंज शुड बी स्लो। और ये लोग जो थे, कंजर्वेटिव जो लोग थे बेटा, ये क्या चाहते थे कि सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो उसका मोशन कैसा हो? स्लो हो। मतलब बहुत तेज़ी से चेंजेस ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये समाज में बदलाव चाहते थे लेकिन वो बदलाव कैसा हो? बिल्कुल स्लो हो। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इट वॉज द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब क्या हुआ बेटा? अब जो हमारा जो रूस था, इसमें सबसे पहले क्या हमारा चेंज हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी चेंजेस केम इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण, उद्योगों में जो भी नवीनीकरण हुआ उसका इफेक्ट किस पे पड़ा? एक तो हमारी सोसाइटी पे पड़ा और साथ में हमारी इकोनॉमी मतलब आर्थिक स्थिति,
इससे हमारे समाज की आर्थिक स्थिति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड था बेटा? ये था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो भी औद्योगिकरण में हमारे चेंजेस हुए उससे, ठीक है। फिर है विद द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर वेजेस, हाउसिंग, सैनिटेशन एसेट्रा। अब जो भी प्रॉब्लम थी हमारी, इसके साथ साथ देखो बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कई तरह की प्रॉब्लम भी हुई, कई तरह की प्रॉब्लम्स ने भी जन्म लिया। वो क्या क्या थी बेटा? सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी। सेकंड है आपका लॉन्ग वर्किंग हावर्स, काम करने के घंटे बढ़े। थर्ड है आपका पुअर वेजेस, वेजेस मतलब तनख्वाह कम हुई। हाउसिंग सैनिटेशन मतलब, और जो बेटा जो वर्कर्स थे वो कहाँ पे जाके रहेंगे, तो उनके घर में रहने की समस्या, उनकी स्वच्छता की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स ने एक साथ जन्म लिया। मैनी पीपल ट्राई टू सर्च सॉल्यूशंस टू दीज इश्यूज़, मतलब कई लोग जो थे उन्होंने इनका समाधान करने की कोशिश की, ठीक है। अब वो कैसे उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हुआ इन प्रॉब्लम्स का, वो आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बेटा सोशलिज्म। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी बट हैड डिफरेंटिंग आइडियाज़ ऑन हाउ अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी कुड ऑपरेट। अब सबसे पहले बेटा क्या है? समाजवाद। समाजवाद किसके खिलाफ था? तो वो है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब समाजवाद किसके बिल्कुल अगेंस्ट थे? वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति रखे, ये निजी संपत्ति बिल्कुल नहीं चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि जो भी संपत्ति हो वो समाज में रहने वाले हर स्तर के लोगों को बराबर मात्रा में मिले। फिर है आपका, अब इस चीज़ को करने के लिए कौन कौन से लोग आए, कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले है रॉबर्ट ओवन, साउथ टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। अब रॉबर्ट ओवन कौन थे बेटा? ये एक इंग्लैंड के सबसे बड़े उद्योगपति थे, ठीक है। ये क्या चेंजेस चाहते थे? साउथ टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, मतलब ये चाहते थे कि जो भी उद्योग लगें वो सिर्फ पूंजीपति ना लगाए, वो उससे जो लाभ मिले वो सारे लोगों को, मतलब उस उद्योग में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को भी उस कंपनी से होने वाले लाभ का फ़ायदा मिले, ठीक है। सेकंड है आपका लुइस ब्लेंस, ही वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज। ये कौन थे बेटा? लुइस ब्लेंस, ये फ्रांस के थे। ये भी किससे सहमत थे? रॉबर्ट ओवन से ये भी सहमत थे। और ये साथ में ये क्या चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो कैसी हो, वो मतलब कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, मतलब ऐसे उद्योग लाए जिसमें सभी को बराबर काम करने का मौका मिले, और साथ में उस उद्योग से जिसको भी फ़ायदा, जो फ़ायदा हो रहा है वो वर्कर्स को भी मिले, ना कि सिर्फ कैपिटलिज्म को, ठीक है। मतलब सिर्फ मालिक को उसका लाभ ना मिलकर उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को भी उसका लाभ मिले। फिर थर्ड है बेटा कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। They argued that the industrial society was capitalist। अब देखो बेटा ये कार्ल मार्क्स और ये कौन है आपके? फ्रेडरिक एंजल्स। देखो बेटा हमारे रूस में जो सबसे बड़ा चेंजेस आया वो सिर्फ इनकी कार्ल मार्क्स की ही विचारधारा से आया, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे? दे आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, मतलब जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसका मेन हेड कौन है? कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीपति है जो उस पूरी फैक्ट्री को चला रहा है। द कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। ये मतलब क्या बताना चाहते थे कि जो वर्कर है, जो उद्योग में पैसा लगा रहा है, ठीक है, जो उद्योग में पैसा लगा रहा है उसका प्रॉफिट किसको मिलता था? सिर्फ पूंजीपति मतलब कैपिटलिस्ट को ही मिलता था, बल्कि वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे उनको पैसा या उनको लाभ नहीं मिलता था। तो ये बस क्या चाहते थे कि जो प्रॉफिट हो रहा है कैपिटलिज्म को वो किसकी वजह से हो रहा है? भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पूंजीपति बैठा हुआ है और उसको लाभ हो रहा है, बल्कि उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हीं की वजह से तो पूंजीपति को फ़ायदा हो रहा है। तो बस क्या कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे कि दस कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स, मतलब जो
पूंजीपति है वो किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वर्कर्स को। तो वो ही चाहते थे कैपिटलिस्ट के साथ वर्कर को भी पूरा प्रॉफिट मिले, ठीक है। मार्क्स बिलीव दैट दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम वुड बी trumpeted by the workers and a socialist society would be established where all properties would be society controlled। अब देखो ये क्या चाहते थे, मार्क्स चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसमें प्रॉफिट सिर्फ कैपिटलिस्ट को ना होकर जो वर्कर्स हैं उनको भी हो, तभी हम इस समाज में समाज की इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसमें सुधार कर सकते हैं। और इसी के साथ बेटा एक चीज़ और कि मार्क्स जब तक जिंदा रहे तब तक उनकी इस विचारधारा को नहीं माना गया। उसके 100 साल बाद सबसे पहला चेंज जो आया वो आया हमारा रशिया में, मतलब रूस में सबसे पहले इनका जो कम्युनिस्ट ये जो चाहते थे, साम्यवादी सरकार चाहते थे, इस चीज़ को या इस विचारधारा को अपनाया गया। अब है आपका ऑटोक्रेसी, द रूल बाय द किंग विद एब्सोल्यूट पावर्स। अब ऑटोक्रेसी क्या है बेटा, मतलब राजा की तानाशाही। जो राजा राज्य करता था वो क्या करता था, ऑटोक्रेसी मतलब क्या, अपनी ताकत अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता था, मतलब ज़बरदस्ती उन्हें जनता पर थोपता था। फिर है आपका ब्लडी संडे, ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वाउंडेड व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स नियर विंटर पैलेस वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस। ये बेटा क्या है, ये हमारी हिस्ट्री की एक सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसको बोला जाए, एक घटना है जिसमें क्या हुआ था बेटा, जिसमें कई वर्कर्स जो थे वो पुलिस के द्वारा मारे गए थे, ठीक है। और ये रूस में किसने करवाया था, इस समय बेटा रूस में जो था वो जो शासक था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। तो उसने क्या किया बेटा, उसे ये लगा कि जो वर्कर्स हैं ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब क्या है, मेरे जो शासन है, जो मेरी शक्तियां हैं उसको दबा रहे हैं, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसलिए उसने इस ब्लडी संडे मतलब संडे के दिन क्या किया, उसने अपनी पुलिस को ये आदेश दिया कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको या तो बंदी बना लिया जाए और अगर वो मेरी बात ना माने तो उन पर गोलियां चला दी जाएं। तो यही हुआ यहाँ पर विंटर पैलेस में। क्या हुआ, पुलिस के द्वारा कम से कम ऐसे 100 जो वर्कर्स थे उनको मार दिया गया और 300 के लगभग जो वर्कर्स थे वो पूरे घायल हो गए, ठीक है। दिस इंसिडेंट इज़ नोन एज ब्लडी संडे, इसलिए इस घटना को इतिहास में ब्लडी संडे मतलब खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। यही घटना बेटा, इसी घटना से किसकी शुरुआत हो जाती है, रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकंड है आपका ड्यूमा, रशियन पार्लियामेंट। ड्यूमा किसे कहते हैं बेटा, रशियन पार्लियामेंट को, जो रूस की संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है, ड्यूमा। फिर है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन द सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की एंड एलाइड पावर्स फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। अब देखो बेटा, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था वो स्टार्ट हुआ कब, 1914 में और फिनिश हुआ 1918 में। ये टोटल कितने ईयर्स तक चला, 4 ईयर्स तक। ये विश्व की सबसे भयानक कहो या आप सबसे ज़्यादा खतरनाक युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। ये बेटा 2 ग्रुपों में, 2 समूह में बटा हुआ था, ठीक है। एक तरफ तो सारी केंद्रीय शक्तियाँ थी, केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ठीक है। और दूसरी तरफ एलाइड पावर्स मतलब संघ केंद्रित शक्ति, मतलब संघ के माध्यम से भी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। तो ये 2 ग्रुप बन गए थे, एक ग्रुप इधर था 3 कंट्रीज़ का और एक ग्रुप इधर था 3 कंट्रीज़ का, ठीक है। और ये बेटा कब की बात है, ये आप समझो ये रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसी के बीच में ही हमारा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। फिर है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। इन फेब्रुअरी 1917 देयर वाज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। जब बेटा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तभी क्या हुआ, रशिया में फेब में क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड मतलब खाने की कमी पड़ गई इन द वर्कर्स क्वार्टर। किनके घरों में, जो कामगार जो फैक्ट्रियों में काम करते थे
वर्कर्स, उनके घरों में खाने की कमी पड़ गई। दिस लेड टू मैनी प्रोटेस्ट, सोल्जर्स ऑल्सो जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, सेंसिंग ट्रबल द जार एब्डिकेटेड एंड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म। और इसी समय क्या क्या हुआ बेटा, जो सोल्जर्स, जो सैनिक थे, जो किससे जुड़े हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़े हुए थे, क्योंकि बेटा जो खाना था वो सारा किसको सप्लाई किया गया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया की तरफ से जितने भी सोल्जर्स लड़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, जो रशिया के खुद के जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, वहाँ पर फूड की कमी हो गई। ठीक है। और जो जार था वो क्या चाहता था, वो ऐसी गवर्नमेंट चाहता था जो सिर्फ उसकी तानाशाही पे चले, जबकि बेटा ड्यूमा जो थी, ड्यूमा क्या है, वहाँ की पार्लियामेंट, ड्यूमा में जो लोग शामिल किए गए थे वो बिल्कुल किसके खिलाफ थे, जार के खिलाफ थे। और इस समय यही आपका जो फेब वाला रिवॉल्यूशन है, ये किसकी लड़ाई है, दोनों, एक तो जार की और साथ में ड्यूमा की, जार की और ड्यूमा की ये आपस में लड़ाई थी। अब अप्रैल थीसिस, इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। ही प्रेजेंटेड 3 डिमांड्स विच आर नोन एज लेनिन अप्रैल थीसिस। अब ये अप्रैल थीसिस क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना, ये इसमें बेटा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो अप्रैल थीसिस है ये कौन लाया था। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, लेनिन। ये अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा लाई गई थी। अब ये है क्या इसमें, तो ये जो बेटा सबसे पहले जो लेनिन थे ये कौन सी क्रांति के समर्थक थे, तो सबसे पहले ये किससे, कौन सी पार्टी से ये बिलोंग करते थे, तो ये पार्टी आप लिखोगे द बोल्शेविक लीडर। ठीक है, बोल्शेविक लीडर मतलब ये एक पार्टी का नाम है बोल्शेविक, तो ये इससे बिलोंग करते थे। और इन्होंने, लेनिन ने अप्रैल थीसिस लाई थी, जो कि इसके पॉइंट निम्न है। फर्स्ट है द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मस्ट बी ब्रॉट टू अ क्लोज। सबसे पहले ये जो अप्रैल थीसिस थी, लेनिन क्या चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया को पूरी तरह से मतलब ख़त्म कर दिया जाए, मतलब अब रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए नहीं जाएगा। सेकंड है लैंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द पीसेंट्स। जो भी लैंड है वो किसको मतलब ट्रांसफ़र कर दी जाए, पीसेंट्स मतलब किसानों को। मतलब अब जो भूमि रहेगी वो पूंजीपति की ना रह के किसकी रहेगी, किसानों की। फिर है आपका थर्ड है बैंक्स मस्ट बी नेशनलाइज्ड, और जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका बेटा, द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। ये बेटा आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि रशियन जो रिवॉल्यूशन हुआ मेन उसके जो पॉइंट थे वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। लास्ट में क्या हुआ, एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू। अब जो कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष हुआ, जो भी छोटी छोटी बातें निकल कर आई वो किसके बीच में आई, एक तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के और सेकंड बोल्शेविक ग्रू। बोल्शेविक का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक ऐसी पार्टी है जिसे किसने बनाया था, लेनिन ने बनाया था। ठीक है, और लेनिन की क्या थी, अप्रैल थीसिस थी, जो आपके 3 पॉइंट अभी मैं इससे पहले आपको समझा चुकी हूँ। लेनिन emphasized on the uprising against the government. The uprising began on 24th October. By the nightfall, the city was under Bolshevik control and the minister had surrendered. अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अक्टूबर की क्रांति में जो जार निकोलस द्वितीय का शासन था वो पूरी तरह से फिनिश हो गया। ठीक है, और रशिया में जो नई पार्टी बनी वो बनी बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, और बोल्शेविक पार्टी ने जो भी बातें की या जो भी अपने नियम बनाए उनको अब रशिया में फॉलो किया जाने लगा। व्हाट चेंजेस आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब जब बोल्शेविक क्रांति बेटा रशिया में आई तो क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एडिकेटेड, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। अब जितने भी बेटा रशिया में बैंक थे और जो उद्योग थे वो सारे क्या हो गए, राष्ट्रीयकृत हो गए, मतलब नेशनलाइज कर दिए गए। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोसाइटी प्रॉपर्टी, लैंड ऑफ नोबिलिटी साइज्ड। अब जो लैंड थी बेटा वो कृषकों के नाम कर दी गई, जो फार्मर्स थे अब उनके नाम वो खेती या वो ज़मीन कर दी गई। बैन ऑन यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। अब किस चीज़ पर बैन कर दिया गया, जो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो तानाशाही थी राजा की, उससे संबंधित जितने भी नियम थे उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। रशिया साइंड पीस पैक्ट विद जर्मनी। और जो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था बेटा, जो जर्मनी था वो जीता था, किससे, रशिया से, मतलब रशिया हार गया था और जर्मनी जीता था। तो जर्मनी ने जितनी भी
चीज़ें रखी शांति की, वो रशिया को माननी पड़ी। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट एंड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वॉज द ओनली पार्टी। अब जो रशिया था वो सिर्फ एक पार्टी, मतलब सिर्फ एक पार्टी जो बोल्शेविक पार्टी थी, सिर्फ एक ही पार्टी को वहाँ पर रूस में मान्यता दी गई। सेंसरशिप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वॉज इम्पोज्ड। अब जो सेंसरशिप क्या होता है बेटा? सेंसरशिप होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी पेपर में लिख देना या उसको टीवी पर दिखाना, इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया, बिल्कुल एकदम, मतलब सेंसरशिप लगा दी गई कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की या मतलब किसी को भी कोई कहीं पे भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ना न्यूज़ में ना टीवी पे। बिगनिंग ऑफ सिविल वॉर इन रशिया, और रशिया में अब किसकी स्टार्टिंग हो गई? सिविल वॉर की। ठीक है, सिविल वॉर क्या है बेटा? ये अब क्या होता है बेटा, अगर जब कोई पार्टी बन जाती है किसी भी कंट्री में, तो अगर उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट कोई दूसरी पार्टी बनी है तो उन दोनों में क्या है, अब ये एक तरह का स्ट्रगल, एक तरह का संघर्ष उत्पन्न होता है कि अब कौन सी पार्टी जीतेगी। तो सिविल वॉर आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं आपका चैप्टर ये फिनिश कर रही हूँ। हाउ वाज द रशियन सोसाइटी सोशलाइज। अब जो रशियन सोसाइटी थी उसने समाजवाद को कैसे अपनाया? सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज, मतलब जब बेटा रूस में समाजवाद आया तो सबसे पहले क्या किया गया, जो बैंक थे और इंडस्ट्रीज थी उनका क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया, मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सेकंड है कलेक्टिव फार्मिंग। अब वहाँ पे जो खेती की जाती थी वो सामूहिक रूप से की जाती थी। थर्ड है आपका सेंट्रल प्लानिंग, बिगनिंग ऑफ 5 years प्लान्स। अब केंद्र ने जो भी जितनी भी योजनाएं बनाई उसमें सबसे क्या उन्होंने उन योजनाओं को 5 years के लिए सबसे पहले लागू किया, मतलब जो भी योजना केंद्र में बनाई जाएंगी उसको सबसे पहले 5 साल के लिए ही लागू किया जाएगा और 5 साल के बाद दोबारा दूसरी नई योजना को बनाया जाएगा। फिर है आपका एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। अब जो स्कूल का सिस्टम डेवलप किया गया वो कैसा किया गया कि मतलब अब उसमें चेंजेस, मतलब टाइम के साथ साथ जो भी चेंजेस होंगे वो स्कूल के साथ ही बदलते जाएंगे। फिर है अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। अब जो अरेंजमेंट किए गए थे किसके लिए? वर्कर्स के लिए। जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते थे उनके काम के घंटों को क्या एक लॉ बना दिया गया कि जिसमें सिर्फ अब जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करेंगे सिर्फ 12 घंटे ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ चीप पब्लिक हेल्थ केयर। कई जगह पर पब्लिक के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स फॉर द वर्कर, और जो वर्कर्स जो कंपनीज में जो उद्योगों में काम करते थे वर्कर्स, उनके लिए अच्छे मतलब घरों का एक अच्छा नवीनीकरण कर दिया गया जिससे काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कलेक्टिवेशन क्या है? स्टालिन स्टार्टेड द कलेक्टिवेशन प्रोग्राम इन रशिया। देखो बेटा, बोल्शेविक क्रांति का जो नेता था लेनिन, उसके बाद किसको नेता बनाया गया? स्टालिन को। ठीक है, कहाँ पर? रशिया में। अंडर दिस द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. अब जो स्टालिन थे बेटा, इन्होंने किसको अपनाया? कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा अपनाई थी कि जो भी कंपनी में जो वर्कर हैं उनको भी उस कंपनी का प्रॉफिट मिले। तो ठीक इसी चीज़ को स्टालिन ने अपने कंट्री रशिया में फॉलो किया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब आपका चैप्टर फिनिश होता है और आपके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी, आप उससे लर्न करिए।